नमस्कार दर्शकों। किसी भी देश की तरक्की का जो अहम कारण वहाँ के नागरिक का सेहतमंद होना है और नागरिक के सेहतमंद के लिए भारत देश की अगर बात करें तो जो भारत सरकार है वो इस ओर लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में एम्स बिलासपुर स्थापित होना इसका एक अहम जो उदाहरण है उसके तौर पर हम देख सकते हैं। और आज की बात इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जो एक कहें कि जो विकास हो रहा है और हमारे प्रदेश में भी वो व्यवस्था उपलब्ध है और आम जनता इसका लाभ उठा सकती है। इसी के अंतर्गत आज की बात कार्यक्रम में आज बात होगी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की। जी हाँ, रेडियोलॉजी सभी लोगों द्वारा समझा गया शब्द है और जहाँ इसमें इंटरवेंशनल शब्द जुड़ जाता है उसे समझने की प्रयास करेंगे। आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट की मौजूदगी में समझेंगे कि कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर करमवीर चंदेल जी हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर करमवीर चंदेल के बारे में कहें तो एम्स बिलासपुर में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ये एक्सपर्ट हैं और इन्हीं से समझेंगे कि कैसे ये जो क्षेत्र है इसमें आम जनता जागरूकता के तहत लाभ ले सकती है, अपने स्वास्थ्य में इजाफा कर सकती है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियोलॉजी समझ में आ रहा है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जब जुड़ गया तो ये कैसे भिन्न है और कैसे ये इसको अलग करता है और कैसे इसका लाभ हम उठा सकते हैं? तो रेडियोलॉजी से भिन्न नहीं है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी का ही पार्ट है। जैसे कि सबको पता है कि पेशेंट जब भी अस्पताल आता है तो उसका या तो एक्सरे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआई होता है, ये देखने के लिए कि उसको क्या बीमारी है, वो बीमारी कितनी खतरनाक है और कौन सी स्टेज पे है। बट अब विद जो हमारी एडवांसमेंट्स हो रही है इस फील्ड में, हम उन बीमारियों का कंफर्मेशन के लिए टेस्ट कर सकते हैं और उन्हीं बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखता है एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, जो रेडियोलॉजी से ही आगे एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है और ये प्रोवाइड करता है इन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रदेश में जब से एम्स बिलासपुर में ये स्थापित हुआ है, प्रदेश में लगभग 2 वर्षों से ये सेवाएं प्रदान की जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ का जो रुझान है, यहाँ के जो लोग हैं कैसे इसका लाभ ले रहे हैं, लाभ ले भी रहे हैं, क्या उनमें जागरूकता है इस ओर, और अगर आ रहे हैं तो आपके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं? तो अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं इन बिलासपुर में, तो हमारे पास एक अच्छी टीम है डॉक्टर्स की, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है जो सर्जरी करते हैं ऑन्कोलॉजी कैंसर रिलेटेड, हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, हमारे पास रेडियोलॉजी के और भी प्रोफेसर्स हैं और मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की सेवाएं दे रहा हूँ। तो एक पूरी टीम है। तो जिस भी तरह का मरीज़ हमारे पास आता है और उसको जिस भी तरह की ट्रीटमेंट होती है, छोटी से छोटी डायग्नोसिस से कि क्या उसको वो कैंसर है कि नहीं, और वहाँ से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक, जहाँ पे उसको सर्जरी हो सकती है या उसकी सर्जरी नहीं हो सकती तो हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से उसको लाभ दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं एक ही छत के अंदर हमारे एम्स में मिल रही है। और पिछले आप कहें तो 2 सालों में 5-6 महीने में हमने काम करना शुरू कर दिया था ज्वाइन करने के बाद, और अभी तक बहुत सारे मरीज़, आप कहोगे तो पूरा नंबर मैं देना चाहूँ तो 400 से 500 मरीज़ किसी ना किसी तरह रेडियोलॉजी और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का फ़ायदा उठा चुके हैं। और रेडियोलॉजी तो आपको पता ही है कि हर मरीज़ की, हर पेशेंट की ऑलमोस्ट एक रेडियोलॉजी तो होती है। जी दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां भारत सरकार का प्रयास कि हिमाचल की जो जनता है वो बाहरी राज्यों का रुख ना करे, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा एक ही जगह मिल जाए, एम्स बिलासपुर इसलिए स्थापित किया गया। और एम्स बिलासपुर में एडवांस ट्रीटमेंट सभी तरीके के प्रोवाइड करवाए गए हैं और इसी का उदाहरण जहां हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, वहीं हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को भी समझ रहे हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब से ये भी समझना चाहेंगे कि चीर-फाड़ अमूमन समझी जाती है कि बीमारी ज़्यादा है तो ज़्यादा चीर-फाड़ होती है, चीर-फाड़ का भय बना रहता है। एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है तो क्या चीर-फाड़ के जो मात्रा है क्या वो किस तरीके से भिन्न रहेगी? तो देखिए, सर्जरी जो है ट्रीटमेंट का एक आप कहेंगे तो स्तंभ है। सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट सर्जरी और हर तरह का ट्रीटमेंट अब बड़ी चीर-फाड़ से मिनिमल इन्वेजिव, न्यूनतम आक्रामक तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के तौर पे आपकी जो गॉल ब्लैडर की सर्जरीज़ होती थी, वो सर्जरीज़ पहले बड़ा चीरा लगा के की जाती थी, बट अब लेप्रोस्कोप से की जाती है।
वैसे ही और भी किडनी की सर्जरीज़ हैं या आप बोलें हमारे गदूद की सर्जरीज़ हैं, वो पहले बड़े ऑपरेशन से चीरा-फाड़ से की जाती थी, पर अब मिनिमल तरीके से लेप्रोस्कोप से रोबोट के सहारे की जा रही है। ये सारी एडवांसमेंट है। वैसे ही अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक जो हमारी फील्ड है वो भी ऐसे ही उभर के आई है, जहाँ की होल हम कहते हैं 2 या 3 mm का सुराख करके काफ़ी सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, या किसी ना किसी तरह का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन, या आप बोलोगे कि हम एक ट्रीटमेंट या किसी तरह का डायग्नोस्टिक ऑप्शन पेशेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल मिनिमल तरीके से, बिना चीर-फाड़ किए। जी हाँ, तो शायद यही एक कारण है कि एडवांस ट्रीटमेंट का उदाहरण और प्रदेश में ये व्यवस्था, यहाँ की जनता को जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है कि जहाँ पर ये स्वास्थ्य सुविधा उन्हें उपलब्ध है तो क्यों ना वो इसका लाभ उठाएं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब डॉक्टर साहब, ये समझा जाता है कि कैंसर जानलेवा बीमारी, और अमूमन जो लोग हैं वो 3rd या 4th स्टेज तक ही उसे जान पाते हैं। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि इतना क्यों समझने में इसकी स्टेजेस में 3rd या 4th में ही क्यों पता चलता है, या फिर क्या इसकी स्टेजेस ऐसी हैं कि 1st और 2nd स्टेज में वो अपने स्वरूप को दर्शा नहीं पाएगी और 3rd और 4th में इतनी हो जाएगी कि उसके बाद जो है जो पेशेंट है वो उसका ट्रीटमेंट कराने में असमर्थ होगा। दूसरी बात कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी किस तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कारगर है? तो देखिए, कैंसर के साथ ऐसा है कि आम आदमी को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हमारे घरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, इसके बारे में रिसर्च करते रहना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप कहें कि महिलाओं के लिए ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, सर्विक्स का स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है, हमारे लीवर के पेशेंट्स के लिए जो जिनका लीवर ख़राब है उनके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। पेशेंट्स को उन प्रोग्राम्स का हिस्सा जल्दी बनना पड़ेगा, और पेशेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर उनकी नॉर्मल जीवन शैली से थोड़ा सा भी इधर उधर उनकी थोड़ी उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उनको जल्द से जल्द किसी भी विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। नॉर्मल ब्लड टेस्ट या रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड, सीटी आज की डेट में हर जगह अवेलेबल है। तो इनकी जितने जल्दी पेशेंट जाएगा अपनी प्रॉब्लम्स लेके, हो सकता है हम उतने जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर सकें जी। बात रही इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का जो रोल है, रेडियोलॉजी का रोल तो आपको पता है कि डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई से आप पता लगा सकते हैं कि कैंसर कितना है, किस तरह का लग रहा है, कौन सी स्टेज है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का रोल आता है कि आप उस कैंसर को कंफर्म करें पहले तो, कि वो सच में कैंसर है, और अगर कैंसर है तो किस तरह का कैंसर है और कहाँ से वो कैंसर आया है। एक बार आप वो कंफर्म कर ले तो हम एक छोटी सी बायोप्सी करते हैं, 2 mm 3 mm का छेद लेके अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में बायोप्सी करते हैं, सैंपल लेके जांच के लिए भेजते हैं, और वहाँ से पता लगता है कि ये किस तरह का कैंसर निकल के आया है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो कैंसर हमारे पास सामने है तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाती है। एक आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, दूसरे फील्ड्स के डॉक्टर, वो सब आके डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाए। जहाँ तक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो काफ़ी अर्ली स्टेज पे अगर कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है और सर्जरी पॉसिबल ना हो, या लोकलाइज ट्यूमर है तो और सर्जरी नहीं हो सकती है, पेशेंट सर्जरी झेल नहीं सकता है, उन केसेस में हम ट्यूमर को इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं। आई कैन से ट्रीट फॉर अर्ली, जो अर्ली स्टेज हमारा कैंसर है उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। जैसे कि थर्मल एब्लेशन जो हमारा वर्ड है, उसमें हम छोटी 2-3 mm की एक सुई ले जाके ट्यूमर में सीधा जाके ट्यूमर को जलाते हैं, ट्यूमर का टेम्परेचर इतना बढ़ाते हैं कि ट्यूमर पूरा नष्ट हो जाए और वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। या फिर ट्यूमर के अंदर जाके हम आइस, जिसे कहते हैं कि स्नो जैसा एक माहौल बनाते हैं, ट्यूमर का टेम्परेचर इतना गिरा देते हैं कि ट्यूमर जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह का ट्यूमर हम जल्दी स्टेज पे दे सकते हैं, और उससे देखा गया है कि ट्यूमर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, और आपके कंपैरेबल रिजल्ट्स हैं सर्जरी के साथ या और इन चीज़ों के साथ। और ये काफ़ी सक्सेसफुल है हमारे लीवर के ट्यूमर्स में, हमारे रीनल जो हमारे किडनी के ट्यूमर्स हैं या लंग के ट्यूमर्स में, और कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं हड्डियों के। हमारे पास काफ़ी बच्चे आए जिनके हड्डियों के ट्यूमर थे, कम से कम 5 या 6 बच्चों का इलाज हमने किया है, और वो भी जल्दी आ जाते हैं हमारे पास। तो ये इस तरह की थेरेपीज़ बहुत हेल्पफुल हैं जल्दी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। एडवांस स्टेजेस में हम अलग तरह की थेरेपी दे सकते हैं, जैसे हम जो ट्यूमर जिस नस से जो है ब्लड सप्लाई ले रहा है
ट्यूमर को भी खून चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। तो हम अंदर नसों के रास्ते ही जाके उस ट्यूमर की उस सप्लाई में जाके कीमोथेरेपी डाल के उस नस को ही बंद कर देते हैं। तो इससे भी कैंसर की ट्रीटमेंट में मतलब हमें काफ़ी पेशेंट्स को हेल्प मिलती है, और ये पेशेंट के लिए हमेशा मतलब एक कहीं तो चमत्कार उभर के आया है। बिल्कुल चमत्कार उभर के आया है, और जहां हमारे जो जनता है, अभी दर्शक हैं, वो भी समझ रहे होंगे कि प्रदेश में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है बेहद सहज और सरल तरीके से। अब इसकी उपलब्धता है, एडवांस ट्रीटमेंट प्रदेश में ही हो रहा है। अब सिर्फ जागरूकता आपको अपनानी होगी और समझना होगा कि नए नए जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो नए नए कहें कि नए नए जो विकास की ओर अग्रसर स्वास्थ्य क्षेत्र हो रहा है, उसकी सुविधाओं को कैसे हम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात हो रही है, एडवांस ट्रीटमेंट ये है। अब मरीज के दिमाग में ये भी आता है कि सफलता का आंकलन करें तो कितने जो मरीज हैं वो सफल हुए हैं इसमें। तो आप अगर किसी भी बीमारी में सर्जिकल या इंटरवेंशन जो मतलब फील्ड्स हैं उनमें आप बात करें कि भाई कितना बेनिफिट हो रहा है या मरीज़ को कितना रिस्क हो रहा है, तो हमेशा हर बीमारी के लिए पेशेंट के साथ जब भी बात की जाती है तो उसको बताया जाता है कि भाई इस बीमारी के अगर हम ये ट्रीटमेंट करेंगे इतना बेनिफिट आपको मिलेगा और इसके साथ ये रिस्क अवेलेबल है। तो उसका तालमोल मतलब करना पड़ेगा पेशेंट को, और डॉक्टर इसमें आपकी हेल्प करता है। तो इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये इतना लाभ मिलेगा, इतना रिस्क इसके साथ है और आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब जब आप सर्जरी या किसी भी इंटरवेंशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन या उसके साथ जो है जुड़ी रहेंगी, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं मरीज के साथ तो कॉम्प्लिकेशन रहती है। बट अगर आपके विशेषज्ञ जो हैं उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए रेडी हैं और वो कर सकते हैं और आपको एक ही छत के अंदर सब कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट्स को ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। वो उनका आप सही से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ। और सफलताओं के आंकड़ों की बात करें तो वो जो हमने पहले ही बात किया था कि अब कैंसर पर डिपेंड करेगा कौन सी स्टेज में हमारे पास मरीज आ पाता है, उसमें इक्वली गुड रिजल्ट्स हैं। आप कहें तो सर्जरी और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के अच्छे रिजल्ट्स हैं और पेशेंट को काफ़ी लाभ मिल जाता है, काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की जब बात हो रही है, अमूमन ये माना जाता है कि एक्सपर्ट अपने कार्य क्षेत्र में माहिर है, एक ही कार्य क्षेत्र है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हृदय की बात भी कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, लीवर की बात भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से ट्रीटमेंट आपके बॉडी के हर हिस्से में किया जा सकता है। तो ये जो इसकी विशेषता है, ये भी हमारे दर्शक समझें तो उनको बहुत लाभ होगा। कृपया इस ओर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। तो देखिए, अब जब हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजी शब्द यूज़ करते हैं तो रेडियोलॉजी हर तरह के पेशेंट को अपनी सेवाएं दे रहा है, चाहे वो मस्तिष्क का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो टांगों की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कैंसर पेशेंट हो, इन्फेक्शन का पेशेंट हो, या किसी भी इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर हो, तो उसके लिए आप रेडियोलॉजी का हेल्प ले रहे हो। अब ये ब्रांच वहीं से उभर के आई है और जब हमने इस ब्रांच में देखा कि हर ब्रांच में रेडियोलॉजी हेल्प कर रही है, उसी तरह से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी कुछ कुछ बीमारियों के लिए हर तरह के विशेषज्ञों को एक अपनी हेल्प दे रही है। और वैसे देखा जाए तो बाकी ब्रांचेस के साथ भी है। मेडिसिन सिर्फ मेडिसिन के साथ नहीं है, या सर्जरी सिर्फ सर्जरी के साथ ही काम नहीं कर रही है, वो भी मिलजुल के एक टीम की तरह पूरा योगदान करते हैं मरीज को ठीक करने के लिए। तो उसी का एक टीम का एक हिस्सा है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, और ऐसे ही हम बहुत सारी टीम्स का हिस्सा बन के रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी मान लो मैं ही स्किप कर रही हूँ और आपके दिमाग में चल रही है, तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड हो सकती है। तो देखिए, हमने इन्फेक्शन के बारे में बात किया। मेन तो आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब कई बार ऐसा इन्फेक्शन होता है पेशेंट को कि वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है। आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सीटी कराते हैं, पता चलता है कि कहीं मवाद इकट्ठा हो गया है या कोई आप बोलो कि कोई गुच्छी बन गई है पानी की, जो कि पेशेंट को बार बार बीमार कर रही है और एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहा है। तो उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड या सीटी की मदद से 2-3 mm का सुराख करके ट्यूब निकाल के उस पस को निकाल सकते हैं। बहुत सारी इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं जिसमें ये हेल्प कर सकती है, और अलग अलग अंगों में
लिवर में, किडनी में, आप बोलो टांग में, बहुत सारे हिस्सों में ऐसा कुछ हो जाए तो कर सकते हैं। सेकंड जो मैं इसका कैंसर के अलावा हम बात करना चाहेंगे, वो बात करना चाहेंगे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की। बिल्कुल। अब काफ़ी सब लोगों को पता है कि हार्ट में अगर एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, हार्ट की कोई नस जो रुक जाए, बंद हो जाए, तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। वैसे ही अगर बात की जाए तो सिर्फ हार्ट ही नहीं है जिसे हार्ट अटैक होता है, बाकी भी आपके शरीर में अंग हैं, ब्रेन है, किडनीज़ हैं, लिवर है, आपकी आंतें हैं, उनकी नसें भी अगर बंद हो जाएं या उनकी नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो नसों का भी वैसे ही आपको झेलना पड़ेगा जिस तरह से एक हार्ट काम करना बंद करता है। फॉर एग्जांपल आप बात करें स्ट्रोक की, आपने सुना होगा कि हमारे मस्तिष्क में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, हमें स्ट्रोक हो जाता है, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि पैरालिसिस का अटैक पड़ गया या लकवा मार गया, इस तरह से। तो होता क्या है कि मस्तिष्क को जो हमारी नसें खून लेके जा रही हैं वो अचानक से बंद हो जाती हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो बुढ़ापे से रिलेटेड हो, चाहे वो ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से जो किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई ब्लड का क्लॉट कोई आके हमारी नस को रोक देता है। तो ऐसे केसेस में भी हम एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अंदर जाके, जैसे आप हार्ट की नस को खोलते हैं वैसे ही दिमाग की नस को खोलते हैं, और इसको जितने जल्दी किया जा सके उतना जल्दी आप पेशेंट का उतना मतलब दिमाग उतना कम डैमेज होगा और पेशेंट को उतना कम नुकसान होगा और पेशेंट उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकवर कर सकता है। वैसे ही जैसे किडनी में, आप अगर किडनी की बात करते हैं, किडनी की नस ब्लॉक हो जाती है, किडनी को जो नस खून लेके जा रही है वो बंद हो गई, तो ऐसे में पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा, या हो सकता है उसकी किडनी काम करना बंद कर दे, श्रिंक हो जाए, छोटी हो जाए, और ये पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जब हम रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड सिटी करते हैं, हमें पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम एक छोटे से सुराग से जाके उस नस के अंदर जाके उसको खोल सकते हैं। तो ये सब कुछ जल्दी से एक दिन में किया जा सकता है, और ये पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि एकदम से आपने वो किडनी को बचा लिया। डॉक्टर साहब, एक बात समझ आ रही है जहां आपने ये चीज़ बताई कि इसका ट्रीटमेंट इतना सरल और सहज है कि आप एक दिन में भी इसका ट्रीटमेंट करा के वापस घर जा सकते हैं। इसे भी समझना चाहेंगे, इसके ट्रीटमेंट को समझे। आपने कहा कि मॉर्निंग में यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ और शाम को पेशेंट अपने घर चला गया, इस और भी बताएं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि आप अब पेशेंट को 5, 6 या 7 दिन हॉस्पिटल में रखना नहीं चाहते हैं। ये पेशेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है, उसके चाहने वालों के लिए भी प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, खर्चा बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विद एडवांसमेंट, जितनी हमारी एडवांसमेंट हो रही है मेडिकल साइंस में, कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी चीज़ को जितने जल्दी निपटा सकें, कितने पेशेंट को 2-3 घंटे में प्रोसीजर करके आप उसको 5-6 घंटे, 8 घंटे का रिकवरी टाइम देके, अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता है, छोटा सा प्रोसीजर 2-3 mm का सुराग करके आप पेशेंट को ठीक कीजिए और घर भेजिए। ये मतलब एक बेस्ट सिनारियो है किसी भी पेशेंट के लिए कि ऐसा कुछ हो सके। बिल्कुल। और प्रदेश के परिवेश पर समझे तो प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए ये एक सुविधा के तौर पर सामने आया है, और एक ही छत पे, डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि एक ही छत पे जहां इतनी सुविधा मिल रही है, एडवांस ट्रीटमेंट हो रहे हैं, वहीं दर्शकों जहां बीमारी किसी भी कारणवश रही हो, बीमारी का उपचार और वो भी नवीनतम तकनीक से, और वो भी प्रदेश में वो सुविधा मिल रही हो, तो इसमें यहाँ की जो जनता है वो निश्चित तौर पर लाभान्वित होगी। और डॉक्टर साहब के संदर्भ में ये कहें तो एकमात्र ऐसे डॉक्टर जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, जागरूकता के तहत इस कार्यक्रम में इनका आना हुआ, और यही इनका प्रयास है कि यहाँ की जो जनता है, प्रदेश की जनता समझे कि जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम जो भी आयाम स्थापित हो रहे हैं वो प्रदेश में भी स्थापित हो रहे हैं, और आप इसका लाभ लें। आपसे जानना चाहेंगे एम्स बिलासपुर में और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो मिल रही है और यहाँ की जो जनता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका लाभ ले सकती है। अच्छा, तो इसमें अगर मैं पहले बात करूं अपने ही डिपार्टमेंट की, तो हमारा डिपार्टमेंट हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अल्ट्रासाउंड, सिटी, MRI, हमारे पास 2 सिटी हैं, 2 MRI हैं, और भी बहुत सारी नवीनतम जो मैंने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का आपको बताया, उसके लिए हमने RFA, जिस तरह का ट्रीटमेंट मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा था, वो सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे डायरेक्टर सर का विज़न है, हमारे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, सबका विज़न है कि कुछ जितने जल्दी हो सके और जितनी नवीनतम हम टेक्नोलॉजी ला सकें वो लाएँ। वो सारी तरह की सुविधाएं हमारे वहाँ पे मिल रही है। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी काफ़ी तरह की अब काफ़ी डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, तो हर तरह की सुविधाएं अब मिलना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि
शुरुआत में आप स्लो होते हो, फिर धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हैं, तो अब काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो एक ही छत के नीचे अब ट्रीट की जा सकती हैं। जी हाँ, और ये प्रदेश के लिए बेहद अच्छी बात है कि बाहरी राज्यों का वो रुख ना करे, और बाहरी राज्यों का रुख ना करते हुए प्रदेश में वो सुविधाएं मिल रही है। जहाँ पीजीआई चंडीगढ़ का रुख करते थे, दिल्ली एम्स की ओर वो जाते थे, वहीं अगर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, तो ये निश्चित तौर पर यहाँ की जो जनता है उसके लिए लाभकर साबित होगा। डॉक्टर साहब, आपके संदर्भ में जाना चाहेंगे, आपके एमबीबीएस की जो जर्नी है और यहाँ तक एम्स बिलासपुर तक की जो जर्नी है उसे भी समझना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे। हालांकि प्रदेश के ही आप हैं, तो ये और प्रदेश के ही आप हैं और प्रदेश के एकमात्र ऐसा डॉक्टर जो वहाँ पर अपनी सेवाएं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के तौर पर दे रहा है, तो प्रदेश को ये गौरवान्वित तो करती ही है। आपके बारे में भी समझना चाहेंगे, आपके जर्नी को समझना चाहेंगे। तो वैसे देखा जाए तो मैं मूलतः मंडी से हूँ, सरकाघाट इलाका है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई और शिक्षा सारी शिमला में हुई। उसके बाद मैंने अपनी एमबीबीएस डॉक्टर RPGMC कांगड़ा टांडा से की थी। बाद की पढ़ाई मेरी सारी पीजीआई से हुई। मैं 6 साल पीजीआई में रहा, जहाँ मैंने अपनी MD रेडियोलॉजी की। 3 साल मैंने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में वहाँ काम किया। उसके बाद एडवांस्ड सारी जो लेने के बाद मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस लेने के लिए दिल्ली में एक फेमस इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, वहाँ पे गया। 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और वहाँ से आने के बाद कुछ महीने प्राइवेट में रहने के बाद मुझे मौका मिला एम्स में सेवाएं देने का। मैं सिलेक्ट हुआ एम्स में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैंने यहाँ पे आके फिर ज्वाइन किया, और पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कि ये सेवाएं बढ़ें और हम पेशेंट्स का मतलब जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा करें। जी डॉक्टर साहब, आपका तारुफ इस दिशा में कराना इसलिए भी विशेष ज़रूरी हो गया था कि बहुत सारे युवा हैं जो आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरित हो रहे हैं, और स्वास्थ्य क्षेत्र में ये जो नवीनतम बदलाव आ रहे हैं, और नवीनतम बदलाव में एक युवा डॉक्टर की जो अपनी कहें कि भूमिका है वो इतनी अहम है, और प्रदेश का युवा आपको देख रहा है, और प्रदेश का जो युवा है वो डॉक्टर के तौर पर इतनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। इस पक्ष में हमने आपका ये तारुफ कराना ज़रूरी समझा। वापस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की तरफ आते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो छूट गए होंगे और जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड हो सकती है, जो समझी जा सकती है, और क्या इसमें आयु वर्ग का कोई स्पेशली मेंशन करना ज़रूरी है कि इतने आयु वर्ग के, हमने अब देखा है कि बीमारियों का अब कोई ऐसा नहीं है कि लंबी आयु में ही बीमारी होगी। हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी आयु के बच्चे हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आयु की कोई सीमा है कि नहीं, इसमें बच्चे नहीं हैं, बच्चों के लिए ये कारगर नहीं है, या इतने आयु वर्ग वाले हैं उनको ही ये सुविधा मिलेगी, ऐसी कुछ इसमें चीज़ें रही हैं? तो देखिए, अभी जो हम सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2-3 महीने के बच्चों से शुरू हुई हैं, और तो मतलब एज तो नंबर नहीं है। जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो हम इस तरह की सेवाएं दे ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस्ड अगर कोई ट्रीटमेंट या बहुत छोटे बच्चे के लिए होता है, तो उसमें हम लोगों को अभी थोड़ा रुकना पड़ता है, क्योंकि अभी पूरी टीम्स तैयार नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह के केस हमारे पास आए हैं, हर तरह के हमने अभी तक हैंडल कर लिए हैं। हमारे पास पेडियाट्रिक सर्जरी है, हमारे पास मैंने जिस तरह से बताया आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बाकी भी फील्ड्स हैं, हर तरह की फील्ड अवेलेबल है, और टीम अच्छी बन चुकी है। तो सेवाएं मिल रही हैं, सेवाएं हम लोग हर तरह के पेशेंट को डील कर रहे हैं, और हर तरह का पेशेंट देखने को मिल रहा है। आपके पास ऐसे कौन कौन से पेशेंट आए, अगर समझें तो, अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण या फिर आप कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे अपने अनुभव को, जिसमें आपने सफलता तो पाई और पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होकर गया है? तो अभी हमने रिसेंटली हम कहेंगे 5 या 6 बच्चों में एक बोन का ट्यूमर होता है, उसे हम ऑस्टियोडोस्टोमा कहते हैं। वो 10 से 20 साल के बच्चों के बीच में होता है, और बहुत बहुत दर्द करता है मरीज़ों को। मतलब जो भी हमारे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर ये बच्चे यंग होते हैं, खेलने वाली उम्र के होते हैं, खेल नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत रोते हैं। वैसे हमने 5 से 6 बच्चों का अभी अब्लेशन किया है, और बहुत सक्सेसफुल हुआ है। उसमें एक हमने बहुत ही रेयर ट्यूमर होता है फिंगर में, वो भी ट्रीट किया। एक 17 साल की लड़की थी, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। वो बहुत खुश है, अपने हाथ को यूज़ कर पा रही है। तो ऐसा कुछ कर पाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमने किया, और फर्स्ट टाइम किया यहाँ पे, और अंदर हमारे देश में ही, देश के लोगों मतलब प्रदेश में ही प्रदेश के लोगों के लिए मिला। तो उस तरह की एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी बना रहे हैं, एक्सपीरियंसेस तो बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये भी समझते हैं, बार बार कैंसर का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अमूमन यही है कि 3rd या 4th स्टेज में हम देख रहे हैं, और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है।
जो पेशेंट है वो तो खैर जूझ ही रहा है, करा ही रहा है, और जो परिवारजन भी है वो समझ रहे हैं कि इस तरीके से, और प्रदेश में आखिरकार ये भी समझा जाता है कि अब जो है इसका इलाज नहीं है, अब आप बस सेवा करें और घर पर रखें। और इनकी उस परिप्रेक्ष्य में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की क्या भूमिका है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक माता जी गुजर गई, हमारी पेशेंट थी, लास्ट स्टेज कैंसर पे थी, तो उनके बेटे का मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा सुन के कि माता जी नहीं रही, बट आपने अंत के जो उनका टाइम था वो इजी बना के माता जी आराम से चलेगी। तो उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी का बहुत रोल है, और जो भी इस फील्ड के साथ डील करते हैं कैंसर को, उनका बहुत रोल है। लास्ट स्टेज में अमूमन पेशेंट को दर्द बहुत रहता है, और पेशेंट कुछ कर नहीं पाता है, खाता नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में हम सिर्फ पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट, हम जिसे वर्ड यूज़ करते हैं, वो देते हैं। मुश्किल होता है परिवार के लिए भी, बट अगर ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए तो जो आखिरी का समय मरीज़ का रहता है वो थोड़ा आराम से बीत सकता है, जिसमें हम पेन ब्लॉक्स हम बोलते हैं, दर्द कम करने के लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में ब्लॉक लगाते हैं, अंदर जाके कुछ नसों को, जो हमारी नर्व्स होती हैं, उनको बंद कर देते हैं ताकि पेशेंट को पेन ही महसूस ना हो, या उनके खाने की नली नहीं रहती है, या कुछ कैंसर होता है कि वो खा नहीं पाते हैं, तो उनके पेट में या आंत में हम अल्ट्रासाउंड या सीटी की मदद से नलियाँ डाल के लिक्विड खाना देते हैं, ताकि जितना भी टाइम मरीज़ के पास है वो आसानी से बीते। जी डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे कि जहाँ समझने में ये प्रयास हम कर रहे हैं कि इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि हर बॉडी के हर पार्ट के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी काम कर रहा है। एज अ डॉक्टर आपके संदर्भ में समझे तो चुनौतियाँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की क्या क्या है? पहली बात तो हम शो पे आए, जो कि मेन मकसद था अवेयरनेस। सबसे बड़ी बात थी अवेयरनेस की है। शायद जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो, आपने सुना ना हो, आपने देखा ना हो, शायद वो चीज़ आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। वही मैं चाहता हूँ कि मरीज़ों को पता लगे कि हमारे पास एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की ऑप्शन है। बड़े बड़े शहरों में देखा जाए तो एक डिपार्टमेंट्स है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 5 से 6 डॉक्टर्स हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के। तो पेशेंट्स को ये एक ऑप्शन रखना चाहिए, ट्रीटमेंट का एक विकल्प है, और इसके बारे में और पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा आजकल की एज पे तो आप पढ़ सकते हैं किसी भी बीमारी के बारे में, तो ये हेल्प करेगा पेशेंट। डॉक्टर साहब, समय में हम बंधे हुए हैं, समय बढ़ता जा रहा है, हालांकि आपने हमें इतने इजी सरल शब्दों में समझाया कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की जो पहचान है, जो समझ है, जागरूकता के तहत ज़रूर पहुंची होगी। और हमारा प्रयास आज की बात कार्यक्रम में यही था, जहाँ हमारे एक्सपर्ट एम्स बिलासपुर से पहुँचे हैं और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के वो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे जो दर्शक हैं, हम इनके लिए जानकारियां और लेकर आएं, और कार्यक्रम में हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इतनी उम्दा जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद यही है कि आज की बात कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। आज की बात कार्यक्रम में हमारा प्रयास था कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की आप तक जानकारी पहुंचाई जा सके। फिलहाल दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।